अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉमन बस हमारी। उसमें हम ये कह रहे थे कि जिस तरह से ए से बी में डेटा ट्रांसफर करना है, तो ए से पहले बस पे शिफ्ट होगा और बस से फिर आर पे जो है वो बी पे जो है वो डेटा शिफ्ट होगा। इस तरह से जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा। यहाँ पे जो माइक्रो ऑपरेशन बता रहा है कि फ्रॉम अ रजिस्टर टू बस, तो एक रजिस्टर आर है जिससे जो है वो डेटा लोड होगा। आर से डेटा जो है वो लोड होगा और वो जो है वो बस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बस पे शिफ्ट होने के बाद फिर हम किसी भी रजिस्टर में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस पर जो शिफ्ट करना है मुझे, उसके लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो एक साथ जो है वो बस पर शिफ्ट हो और एक साथ किसी रजिस्टर में जो है वो लोड हो या मेमोरी में लोड हो। अगर वो 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट की बस होनी चाहिए। अगर बस आपके पास 8 बिट है तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको 2 क्लॉक पल्स में फिर डेटा को सेंड करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर आपके पास 16 बिट का है और बस भी 16 बिट की है तो फिर आप सिंगल क्लॉक पल्स में जो है वो डेटा बस पर शिफ्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी। अब रजिस्टर में जो डेटा मौजूद है, अब मुझे वो कॉमन बस पे शिफ्ट करना है। कॉमन बस का मतलब ये है कि वो बस जो है वो और भी मुख्तलिफ रजिस्टर से कनेक्टेड होगी। और भी रजिस्टर का मतलब ये है कि जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ पर 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। चारों के साथ जो है वो बस कॉमन है, ये बस लगी हुई है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका डेटा जो है वो एक साथ बस पर शिफ्ट कर दिया जाए, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे अगर ए का डेटा भेजना है बस पर तो फिर सिर्फ ए का ही डेटा जो है वो बस पर आए, फिर बी, सी और डी रजिस्टर जो है वो अपना डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट ना कर सके। अगर बी का भेजना है तो बाकी 3 ना करें, सी का भेजना है तो फिर सी ही एक्टिव हो, डी का भेजना है तो डी ही एक्टिव होना चाहिए। हर कोई जो है वो बस पर डेटा ट्रांसफर ना कर सके। उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास फिर जो है वो कंट्रोल सर्किट होना चाहिए कि अगर मैं ए को कंट्रोल कर रहा हूँ, ए को एक्टिव कर रहा हूँ, तो सिर्फ ए ही जो है वो जाना चाहिए। बी, सी या डी का डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए पिछली क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे डिवाइसेस का, तो डिवाइसेस के हवाले से मैं आपसे ये कह रहा था कि डिवाइसेस तो समझ लिया आपने, लेकिन साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये डिवाइसेस जो है उसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसको। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मक्स को और डी मक्स को। तो मक्स जो है वो हमने कहा था कि उसके लिए यूज किया जाता है कॉमन बस के लिए, कि अगर मुझे जो है वो बस पे डेटा शिफ्ट करना है तो फिर मेरे पास मल्टीप्लेक्सर होगा। ये मल्टीप्लेक्सर मुझे जो है ये बताएगा कि किस तरह से किसका डेटा मुझे जो है वो शिफ्ट करना है। देखिए जी, उसका आर्किटेक्चर क्या बनाया हुआ है, और आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन जो किया है, रजिस्टर ए, ये एक रजिस्टर है ए जिसकी 4 बिट है। ये रजिस्टर 4 बिट का रजिस्टर है, इसकी 4 बिट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि बस 4 बिट की होनी चाहिए ताकि एक साथ डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट हो जाए। अगर रजिस्टर 8 बिट का है तो बस 8 बिट की होनी चाहिए। अगर रजिस्टर 16 बिट का है तो बस भी जो है वो 16 बिट की कम से कम होनी चाहिए, तभी सिंगल क्लॉक पल्स में ये काम होगा। इसकी जो 4 बिट्स हैं, हमने वो 4 मल्टीप्लेक्सर के एक ही एड्रेस पर कनेक्ट करनी है। एक ही एड्रेस का मतलब क्या है
जीरो लोकेशन पे। जो रजिस्टर ए है उसकी जो पोजीशन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया मक्स के जीरो पोजीशन के साथ। दूसरी जो बिट है 2 बिट जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे मक्स के जीरो पोजीशन पे। ये देख लें इसको, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि पहली बिट जो है वो हमने कनेक्ट कर दी पहले मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन पे। दूसरी बिट जो है वो हमने कनेक्ट की है दूसरे मक्स के जीरो पोजीशन पे। तीसरी बिट जो है वो हमने कनेक्ट कर दी है तीसरे मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन पे। और चौथी बिट जो रजिस्टर की है ए की, वो वाली जो है हमने कनेक्ट कर दिया मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि ए की चारों बिट जो है मल्टीप्लेक्सर अलग अलग मल्टीप्लेक्सर के जीरो पोजीशन पे हमने कनेक्ट कर दिया इसको। ये इस वजह से किया कि अगर मुझे रजिस्टर ए का डेटा बस पर शिफ्ट करना है तो फिर मैं जैसे ही मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्टर से 00 सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर से 00 सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब यह है कि जीरो वाली पोजीशन एक्टिव हो जाएगी। जीरो पे जो भी कुछ डेटा आ रहा होगा वो आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि मल्टीप्लेक्सर मैनी टू वन होता है। मैनी इनपुट्स तो होती हैं उसमें, लेकिन आउटपुट किसी एक का शिफ्ट करता है। तो जब हम सिलेक्टर से 00 सिलेक्ट करेंगे तो पहले मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन से हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन से जो डेटा होगा वो बस पे चला जाएगा। तीसरे मल्टीप्लेक्सर की जीरो पोजीशन पर जो भी कुछ होगा वो बस पे शिफ्ट हो जाएगा। और चौथे जो मल्टीप्लेक्सर होगा उसकी जीरो पोजीशन से डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे मुझे फायदा ये हुआ कि पहली पोजीशन पर हमारे डेटा शिफ्ट हुआ है जो हमने 00 सिलेक्टर सेलेक्ट किया, उसका फायदा ये हुआ कि ए का सारा डेटा हमने बस पर शिफ्ट कर दिया। A0, A1, A2 और A3, इस तरह से 4 बिट का डेटा जो है वो सारा का सारा ए का शिफ्ट हुआ है और किसी रजिस्टर का डेटा जो है वो बस पर नहीं आया। ये 4 बिट की बस। जी सऊद पूछें। सर सर जैसे आपने बताया कि हमारे पास 4 रजिस्टर हैं और एक हमारे पास कॉमन बस लगी हुई है और हमें एक वक्त में एक ही हम डेटा मतलब रजिस्टर से लेकर भेज सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम सिस्टम के अंदर जैसे ये हर रजिस्टर को एक एक बस कॉमन दे दें और ताकि वो मतलब हमें मतलब वेट ना करना पड़े और सारे रजिस्टर एक ही वक्त में मक्स को अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। सारे रजिस्टर मक्स को एक साथ सारे ट्रांसफर कर दें। जैसे कॉमन बस लगी हुई है हर रजिस्टर के साथ, तो हम ये तो एक ही कॉमन बस अटैच हुई हुई है ना सारे रजिस्टर्स के साथ, अगर हम हर उसको इंडिविजुअल एक एक कॉमन बस दें और फिर वो रजिस्टर डेटा ट्रांसफ़र करें। देखिए सबका डेटा तो जो है वो मल्टीप्लेक्सर के पास मौजूद ही है ना, ये तो कंफर्म है ना। नहीं सर, जी जी, लेकिन सर एक वक्त में एक ही जा रहे हैं ना, जैसे हमें बाकी रजिस्टर्स को वेट कराना पड़ रहा है, जैसे अभी हम ए का भेज रहे हैं खाली, तो कैसे हो बी सकता है सी और डी। ये कैसे हो सकता है भाई? कॉमन बस है ना, हर एक के लिए अलग अलग बस कैसे बना सकते हैं हम? इतनी वायरिंग, इतनी कॉस्टली, कैसे हो सकता है? ये कॉमन बस ही होगी ना भाई। हम एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं ना, दो इंस्ट्रक्शन को एक साथ परफॉर्म कैसे करवा सकते हैं? कंट्रोलर तो एक ही है, कंट्रोलर ने एक इंस्ट्रक्शन पास की है, वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होगी। फिर हम पाइपलाइन को डिस्कस करेंगे, बहुत आगे का टॉपिक है पाइपलाइनिंग तो। और उसके अंदर जो है वो लगता है कि एक क्लॉक पल्स में एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गई, लेकिन एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। पाइपलाइनिंग के थ्रू हम जो है वो चाहते हैं हर क्लॉक पल्स पे एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो, जबकि एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के लिए 8, 10, 12 क्लॉक पल्स की जरूरत होती है एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसको मैं इस तरह से बता सकता हूं आपको कि जब मैं एक बिस्किट बनाने की बात करता हूं तो बिस्किट बनाने के 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहले आप जो है वो चीजें जो है वो कंटेनर में मिक्स करेंगे, जिसको अमलगम कहते हैं।
मिक्स करने के बाद उसको जो है वो आप उसको सांचे में रखेंगे जिसमें जो है उसकी शेप आती है बिस्किट की। फिर उसके बाद जाकर उसको जो है वो आप खुश्क करते हैं, मतलब पहले बेक किया, बेक करने के बाद आपने जो है फिर उसको ड्राई किया, फिर उसको वहां से निकाला, छोटे पैकेट में डाला, फिर बड़े कार्टन में डाला, फिर उसको जो है वो कहीं स्टोर किया। कितने स्टेप्स हैं इसके साथ? तो अगर एक बंदे को लगाएंगे तो 6-7 स्टेप्स करने के बाद वो परफॉर्म होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो है वो नहीं, हर लम्हे, हर क्लॉक पल्स के ऊपर जो है वो बिस्किट बन रहा है। शुरू में ऐसा लगता है ना आपको कि जो है वो जब सुबह 9 बजे जो है वो फैक्ट्री स्टार्ट होती है, तो शुरू में जो है वो पहला पैकेट निकलने में हो सकता है 10 बज जाए, लेकिन अब 10 बजे के बाद फौरन जो है वो 11वें 5 मिनट बाद एक और बिस्किट का पैकेट निकलता है, 5 मिनट बाद एक और पैकेट निकलता है, तो फिर अब जो है वो सीक्वेंस चलनी शुरू हो जाती है। वो पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर, कंट्रोलर एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवा सकता है। दो इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म होगी? तो बस मुझे एक कॉमन ही लेनी होती है। दो बसेस मैं जो है वो कैसे बनाऊंगा कि हर एक का जो है वो डेटा जो है वो उस पर बस पर आता रहे? तो मुझे अलग अलग बस बनानी पड़ेगी। कॉमन बस अगर हो जाएगी तो ए का डेटा भी आ जाएगा, बी का डेटा भी आ जाएगा, सी का डेटा भी आ जाएगा बस के ऊपर, वो तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सही सर। हाथ तो बिठा रहे हैं, और सवाल है क्या? नहीं सर, मैं अपना बन गया। हम्म। जी, जनरल आइडिया ये है कि हमने सबका डेटा जो है वो बस के ऊपर जो है वो कॉमन बस कनेक्ट की हुई है, लेकिन सबका डेटा एक साथ नहीं आ सकता। सिर्फ ए का डेटा आना चाहिए, या बी का डेटा आना चाहिए, या सी का डेटा आना चाहिए, या डी का डेटा आना चाहिए। सबका डेटा एक साथ बस पर नहीं आ सकता है। तो उसके लिए मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। मल्टीप्लेक्सर आपको मालूम है कि सिलेक्टर होता है, 0 0 से मैं 0 सेलेक्ट करूंगा तो जो है वो 0 वाली पिन इनेबल हो जाएगी, जब 0 1 करूंगा तो 1 वाली पिन इनेबल हो जाएगी। ये 1 वाली पिन इनेबल हो जाएगी सबकी, इसकी भी, इसकी भी, और इसकी भी। तो बस, 1 मिनट स्टूडेंट्स होल्ड करना था।
चले जी। अच्छा, अब ये इसमें हो रहा है कि हम कॉमन बस की बात कर रहे थे, और इस कॉमन बस में हमने मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है, और मल्टीप्लेक्सर जो है वो ये काम कर रहा है कि किसी एक का डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट कर रहा है। चारों का डेटा बस पर शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर मुझे ए का डेटा बस पे शिफ्ट करना है तो मुझे सिलेक्टर से 00 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे बी का डेटा शिफ्ट करना है तो मुझे सिलेक्टर से 01 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सी का डेटा शिफ्ट करना है तो फिर सिलेक्टर से मुझे जो है 10 सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर डी का डेटा शिफ्ट करना है बस पर तो फिर मुझे 11 सेलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्टर से। और सीक्वेंस जो है वो नजर आ रही है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो रजिस्टर लगे हुए हैं और रजिस्टर का साइज जो है और जो बस लगी हुई है और फिर उसके बाद जो मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन आपस में जो है रिलेशन क्या है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर अगर जो है इस वक्त हम कह रहे हैं कि 4 बिट रजिस्टर है, ए रजिस्टर 4 बिट का है, बी भी 4 बिट का, सी भी और डी भी 4 बिट का है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर 4 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल किए। समझ में आ रहा है कि मैंने अगर 4 बिट का रजिस्टर यूज किया है तो इस वजह से मैंने जो है वो 4 मल्टीप्लेक्सर लगाए, क्योंकि ए रजिस्टर अगर 4 बिट का है तो चारों बिट जो है मुझे मल्टीप्लेक्सर की 0 पोजीशन पे डालनी है। 4 बिट है, पहले मल्टीप्लेक्सर पे, दूसरी बिट दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे, तीसरी बिट तीसरे मल्टीप्लेक्सर पे, चौथी बिट चौथे मल्टीप्लेक्सर पे। अगर 8 बिट होगा तो 8 मुझे मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे। अगर रजिस्टर 16 बिट का है तो मुझे 16 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर रजिस्टर 32 बिट का है तो मुझे 32 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 64 बिट का रजिस्टर है तो मुझे 64 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। साइज का अभी नहीं पता, मैंने अभी नहीं बताया कि मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या होगा, मैं तो क्वांटिटी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि अगर रजिस्टर का साइज और मल्टीप्लेक्सर की क्वांटिटी हमेशा बराबर होनी चाहिए। रजिस्टर का साइज और मल्टीप्लेक्सर की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए हमेशा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो कह रहे हैं कि अगर मैंने क्वांटिटी 4 रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, अब मैंने 4 रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी। अब मैं रजिस्टर के साइज की बात नहीं कर रहा, साइज कोई भी हो, मैंने क्वांटिटी जो है वो रजिस्टर की 4 इस्तेमाल की है, तो मुझे अब मल्टीप्लेक्सर का साइज सेलेक्ट करना है उस बुनियाद पर। अगर रजिस्टर 4 है, क्वांटिटी 4 है, तो मल्टीप्लेक्सर का साइज जो है वो 4x1 होगा। क्यों? क्योंकि जो है आप देखें इस डायग्राम के अंदर ए बी सी डी चारों की एक एक बिट जो है वो पहले मल्टीप्लेक्सर में लगी हुई है। अगर मैंने 5 रजिस्टर इस्तेमाल कर लिए, पांचवा रजिस्टर की बिट जो है वो पहले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे नहीं जा सकती, फिर मुझे मल्टीप्लेक्सर 5x1 यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने 6 रजिस्टर इस्तेमाल किए तो मुझे 6x1 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जितने भी करने हैं। अगर 8 रजिस्टर हैं क्वांटिटी में तो मुझे 8x1 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर मैंने 16 रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं तो मल्टीप्लेक्सर के साइज 16x1 होना चाहिए। ये जो है अब मैं कह रहा हूं कि क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी जो इतनी होगी रजिस्टर की, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने मल्टीप्लेक्सर का साइज सिलेक्ट करना है। बात क्लियर है? यस सर।
अच्छा जी, तब आपने जो है वो हो सकता है कि जब मैं चैप्टर खत्म हो तो इसके एक्सरसाइज का असाइनमेंट आपको दूं। तो इसका असाइनमेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप लोग अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ आज तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि जो है व्हाट्सएप पे कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करके आने हैं। अगर चैप्टर एंड हो जाता है तो आपको फिर पूरी एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है उसकी। और वो भी जो है वो मेजोरिटी डीएलडी पे बेस करती है, कोई नई चीज इसमें बहुत ही कम आ रही है। पुरानी चीजों ही को जो है हम फोकस कर रहे हैं चैप्टर 4। तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर जो है वो आप रजिस्टर का साइज चार, क्वांटिटी चार ही रखें, लेकिन रजिस्टर का साइज अगर 8 बिट कर लें तो फिर डायग्राम कैसे चेंज होगी। या अगर हम कहते हैं कि रजिस्टर में 6 यूज कर लूं तो फिर डायग्राम में क्या चेंज आएगा। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दो बातें मैंने बताई हैं कि जितने बिट का रजिस्टर होगा उतनी क्वांटिटी में मुझे मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और दूसरी बात बताई है कि जितनी क्वांटिटी में मैं रजिस्टर इस्तेमाल करूंगा उस साइज के मल्टीप्लेक्सर मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उस साइज का मल्टीप्लेक्सर। जैसे 4 रजिस्टर हैं तो 4 into 1, 8 रजिस्टर हैं तो 8 into 1, 16 रजिस्टर हैं तो 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो क्वांटिटी जो है ऊपर मैंने बता दी। इस तरह से जो है वो आपको देखना है। अच्छा जी, मल्टीप्लेक्सर के अलावा एक और भी डिवाइस है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी आपको, ट्राई स्टेट बफर की। ट्राई स्टेट बफर का मतलब यह है कि उसमें 3 स्टेट होती हैं, इसलिए उसको ट्राई स्टेट बफर का नाम कहते हैं। उसका जो है वो सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका सिंबल है ट्राई स्टेट बफर का। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप इनपुट देंगे और इधर से आपको आउटपुट मिलेगा। कब? जब C इज इक्वल टू 1 हो। ये C जो है आप इसको कंट्रोल पिन कह दें। तो कंट्रोल पिन अगर 1 है तो फिर A पर जो भी देंगे आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दो रिजल्ट मुझे मिल सकते हैं। जब मैं A पर 0 दूंगा तो 0 शिफ्ट होगा, A पर 1 दूंगा तो 1 शिफ्ट होगा। दो स्टेट तो आ गई। कब? जब सिलेक्टर जो है C जो है इनपुट पर इसके 1 है, अगर 1 है। लेकिन जैसे ही हम C पर 0 देते हैं तो अब इस सूरत में A से कोई भी डेटा जो है वो आउटपुट पर शिफ्ट नहीं होगा। A पर 0 दें या 1 दें, आउटपुट पर हमेशा जो है वो 0 ही रहेगा, कुछ भी रिजल्ट शिफ्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक हो गया, हैवी रेजिस्टेंस आ जाती है। इम्पिडेंस का मतलब भी जो है वो रेजिस्टेंस ही होता है एक्चुअली, एक तरह की रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है इम्पिडेंस को। तो इसलिए जो है वो हैवी रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो कोई भी डेटा जो है वो आउटपुट पर शिफ्ट नहीं होता। ए पर 0 दें या 1 दें, वो आउटपुट जो है वो 0 ही देगा। तो 3 स्टेट जो है वो हम बता रहे हैं कि अगर C पर 1 है तो फिर A पे जो भी देंगे वो शिफ्ट हो जाएगा। 0 देंगे तो 0 शिफ्ट हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से C पर जो है अगर मैं 0 दे दूंगा तो A से कोई डेटा शिफ्ट नहीं होगा। तो अब ये जो C पिन है ये एज अ सिलेक्टर बिहेव कर रही होगी। जिस तरह से मल्टीप्लेक्सर के अंदर दो सिलेक्टर थे 00011011, इसी तरह से यहाँ पर C जो है वो एज अ सिलेक्टर बिहेव कर रहा होगा कि किसका डेटा मुझे जो है बस पे शिफ्ट करना है। तो कॉमन डायग्राम क्या है? कॉमन डायग्राम ये है कि बस जो है वो कॉमन है आपकी, उसके साथ लगे हुए हैं रजिस्टर, और हमने जो है वो यहाँ पर वो जो कंट्रोलर के पास जो देना है वो डिकोडर जो है वो उसको डिफाइन कर रहा होगा। डिकोडर 2x4 लाइन डिकोडर है। 2x4 लाइन का मतलब है 00 पे D0 पे डिकोड होगा, 01 पे D1 पे डिकोड होगा, 10 पे D2 डिकोड होगा और 11 पे D3 डिकोड होगा। ये डिकोडर का कॉन्सेप्ट अब आपको याद करना पड़ेगा, होता है इसी तरह से। तो
मास कैसे निकालना। अच्छा जी, तो अब इसको ट्राई स्टेट बफर को मल्टीप्लेक्सर की जगह पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 जो है बफर इस्तेमाल किए इन्होंने और सबका आउटपुट कॉमन कर दिया एक वायर के साथ, बस के साथ। ये देख लें, जितने भी जो है वो ट्राई स्टेट बफर यूज किए हैं उन सबका आउटपुट जो है वो बस के साथ कॉमन कर दिया। और इनपुट जो है वो देख लें यहाँ पर A नॉट, B नॉट, C नॉट, D नॉट का मतलब ये है कि A रजिस्टर की 0 पोजीशन जो है उसका डेटा पहले वाले इस पर आ जाएगा ट्राई स्टेट बफर पे, B नॉट का डेटा जो है वो दूसरे ट्राई स्टेट पे आ गया, C नॉट का डेटा जो है तीसरे पर आ गया और D नॉट का डेटा जो है वो इस पर आ गया चौथे वाले ट्राई स्टेट बफर। और ये जो पिन है कंट्रोलर की जो पिन है वो कंट्रोलर की पिन जो है वो हमने कनेक्ट कर दी है यहां पर डिकोडर के साथ, डिकोडर की 0 0 पोजीशन में। अब अगर मैं 0 0 सेलेक्ट करूंगा डिकोडर से तो 0 डिकोड हो जाएगा और कौन सा डिकोड ट्राई स्टेट बफर जो है ये वाला ट्राई स्टेट बफर एक्टिव हो जाएगा। जब सिलेक्टर से 0 1 दूंगा तो फिर ये वाला जो है वो ट्राई स्टेट बफर एक्टिव हो जाएगा और जब मैं 2 को डिकोड करवाऊंगा तो तीसरा वाला ट्राई स्टेट बफर जो है वो एक्टिव होगा और चौथा वाला जो है जब मैं जो है 1 1 असाइन करूंगा तो चौथा जो है वो ट्राई स्टेट बफर जो है वो लोड होगा। तो इसका मतलब यह है किसी एक का डेटा बस पर जाएगा, चारों का डेटा एक साथ बस पर नहीं जा सकता। या तो A नॉट का डेटा जाएगा, B नॉट का डेटा जाएगा, C नॉट का डेटा जाएगा या फिर D नॉट का डेटा जाएगा। चारों में से किसी एक का डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट होगा और सिलेक्टर जो है हम डिकोडर से सिलेक्ट कर रहे होंगे। ये एक बस बनी है, सिंगल बस बनी है। तो अगर रजिस्टर आपका 4 बिट का है तो 1 बिट के लिए 4 बफर लगे हैं तो 4 बिट के लिए 16 बफर लगेंगे। 1 बिट के लिए 4 बफर लगे हैं, 2 बिट के लिए 8 बफर लगेंगे, 3 बिट के लिए 12 बफर लगेंगे, 4 बिट के लिए 16 बफर लगेंगे। इस तरह से हमें जो है बफर की क्वांटिटी इंक्रीज करते रहना। ये एक बस जो है वो 4 बफर से मिलकर बनी है, दूसरी बस बनेगी, फिर तीसरी बस बनेगी, फिर चौथी बस बनेगी। इस तरह से जो है आप इस डायग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मेमोरी ट्रांसफर कैसे होनी है। मेमोरी ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो किसी ने पूछा था तो हमने कहा 2 इम्पोर्टेंट पिन जो है वो इनेबल पिन जो है वो रीड और राइट की। रीड का मतलब यह है कि डेटा जो है वो मेमोरी से उठा के किसी रजिस्टर में डालना, ये काम रीड का। और दूसरा जो है, अच्छा रीड से क्या होगा, रीड से ये नहीं होगा कि जहां से डेटा आपने उठाया है और किसी रजिस्टर में डाला है तो उस पोजीशन पर डेटा डिलीट डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होगा, वो वाला डेटा वहीं पर ही है, वो कॉपी जो है वो जो है वो रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। और जब राइट इनेबल करेंगे तो फिर जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर से डेटा उठा के उस पोजीशन पे, जो पोजीशन आप डिफाइन कर रहे होगे उस पोजीशन पे जाकर वो डेटा स्टोर कर देगा। पुराना डेटा अगर था तो वो ओवरराइट हो गया उसके ऊपर, वो पुराना डेटा डिलीट हो गया, ओवरराइट हो जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट रजिस्टर जो दिखा रहा है वो है AR, आपने याद रखना है। AR से मुराद है एड्रेस रजिस्टर। किसका एड्रेस बता रहा होगा, मेमोरी का एड्रेस डिफाइन कर रहा होगा। मेमोरी की किस लोकेशन पर डेटा स्टोर करना है वो AR बताएगा। मेमोरी की फला लोकेशन से रीड करना है, मेमोरी की फला लोकेशन से राइट करना है, दोनों काम जो हो सकते हैं बताएगा कौन, AR। AR में डेटा नहीं होता। चलें, अगर मैं कहता हूं कि कंटेंट जो है AR में वो होता है उसकी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन होती है। जैसे आप ये देख लें कि नोट कर लें कि जो है वो AR में कभी भी डेटा नहीं होता, AR में जो है वो हमेशा मेमोरी का एड्रेस होता है।
तो मेमोरी की जिस लोकेशन पे आप बताएंगे कि रीड करना है, उस लोकेशन से डेटा उठा के जिस रजिस्टर में डाला जाएगा वो रजिस्टर है डेटा रजिस्टर, DR। तो डायरेक्टली कनेक्टेड मेमोरी से डेटा रजिस्टर ही होगा। तो भी जो भी डेटा जो है मेमोरी से उठाया जाएगा वो DR में पहले आएगा, फिर कहीं भी डालना है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड मेमोरी से DR होगा। और इसी तरह से अगर राइट करना है मेमोरी में, तो फिर डेटा रजिस्टर में जो भी कुछ मौजूद होगा वो उस लोकेशन पर स्टोर होगा जिस लोकेशन पर एड्रेस रजिस्टर बता रहा होगा। ये राइट ऑपरेशन। तो राइट को इनेबल करना पड़ेगा, DR से डेटा उठा के हमें मेमोरी की उस लोकेशन पर डालना पड़ेगा जिस लोकेशन को AR इंडिकेट कर रहा हो। उसकी ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है माइक्रो ऑपरेशंस यहाँ पर मेंशन कर रहा है। इसको देख लें क्या कर रहा है। मेमोरी के एड्रेस लोकेशन, एड्रेस रजिस्टर की जो लोकेशन है वहां से डेटा उठा के आप कहाँ डाल रहे हैं, DR में। ये देख लें, ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि AR से डेटा उठा के DR में डाला जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसका मतलब है कि AR एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लोकेशन पे। कौन से लोकेशन पे, मेमोरी के एड्रेस लोकेशन पे। मेमोरी के इस लोकेशन के ऊपर जो भी डेटा मौजूद है वो उठा के DR में डाल दें। और इसी तरह से जब हम जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इसी तरह से DR का जो डेटा है वो शिफ्ट हो रहा है मेमोरी के इस लोकेशन के ऊपर। कौन सी लोकेशन, जो AR बता रहा है। तो वो डेटा जो है मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाए। यहाँ पर कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछें।